आज के इस एपिसोड में हम आपको एक जर्नी पे ले जाने वाले हैं। 1985 में शाहबानो केस आता है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट उलट दिया जाता है। कहा जाता है भाई शरिया की मान्यता के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट ईयर 1986 राम मंदिर का मुद्दा आता है। अभी हम बच्चा था, मेरे मन में आता है ये टोटल यू टर्न हो गया। अब कह रहे नहीं वो धार्मिक मान्यता बिल्कुल किनारे। अटल जी कभी लखनऊ यूनिवर्सिटी में आए स्पीच देने के लिए, तो उन्होंने कहा कि भाई नेहरू जी की विदेश नीति समझ ही में नहीं आ रही है। चीन से भी दोस्ती है और तिब्बत से भी दोस्ती है, तो भाई ये नीति क्या है। मजरूर सुल्तानपुरी एक आर्टिकल लिखते हैं कि नेहरू की स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग में हिटलर की झलक मिलती है और वो हिटलर के चेले जैसे नजर आते हैं। और 2 साल जेल, बहुत खराब शब्द है, बोलना नहीं चाहिए। हिटलर की मौत मरेगा, मौत के प्रकार बताए जाते हैं। मर जा मोदी, कब्र खुदेगी, मोदी के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, और जलवाए जलाल से घूमते हैं। कौन हिटलर चाहिए भाई। ये घटना तो शायद बहुत से लोगों को ध्यान होगी। 6 दिसंबर 92 को विवादित ढांचा गिरा, उत्तर प्रदेश की सरकार बर्खास्त कर दी गई। चलिए एक बार हम मान सकते हैं ये हिमाचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश क्यों? सिर्फ इसलिए कि वो बीजेपी गवर्नमेंट है। उनका क्या लेना देना था जो कुछ यूपी में घटित हो रहा था। ये हिटलर शाही नहीं थी। ये बात तो राह चलते किसी से पूछिए तो कहता था मोदी जी प्रधानमंत्री होने चाहिए। नमस्कार, टॉप एंगल विद सुशांत सिन्हा के इस खास एपिसोड में आपका एक बार स्वागत है। और टॉप एंगल, जैसे आपको मैं हर बार कहता हूं कि किसी भी विषय को, परिस्थिति को थोड़ा सा ऊपर उठकर देखने का प्रयास, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर उठकर देखने पर चीज़ें बहुत वृहद तौर पर नज़र आती हैं और स्पष्ट तौर पर नज़र आती हैं। और आज के इस एपिसोड में हम आपको एक जर्नी पे ले जाने वाले हैं, एक यात्रा पर। और वो यात्रा जो हमारे मेहमान हैं उनके जीवन से जुड़ी भी तो होगी ही, लेकिन भारतीय पॉलिटिक्स जहां आज खड़ी है 2024 में, उसकी एक जर्नी से भी जुड़ी हुई है जिस पर कभी बात नहीं होती। अलग अलग पार्टियां आज जिस मकाम पर हैं, लेफ्ट क्यों इर्रेलेवेंट होता जा रहा है, ये सारी जो जर्नी है भारतीय राजनीति की, आज उस पर भी बात करेंगे। और बहुत सारे इंटरेस्टिंग विषय होंगे। और हमारे साथ बहुत ही प्रबुद्ध गेस्ट आज मौजूद हैं, सुधांशु जी। सुधांशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। 1985 में शाहबानो केस आता है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट उलट दिया जाता है और कहा जाता है भाई शरिया की मान्यता के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए, क्योंकि भारत या स्टेट ऑफ इंडिया यह मानता है कि धार्मिक मामले में रत्ती भर भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। और बिल्कुल जो धर्म कहेगा, जो मजहबी मान्यता कहेगी वो होगा। कोर्ट वोट का इसमें हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ठीक है साहब, इफ दिस इज द एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल देन देयर इज नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट ईयर 1986 राम मंदिर का मुद्दा आता है। अब अचानक, अभी हम बच्चा था, मेरे मन में आता है ये टोटल यू टर्न हो गया। अब कह रहे नहीं वो धार्मिक मान्यता बिल्कुल किनारे। अब तो सबूत चाहिए, और पक्का सबूत चाहिए, और ये भी सबूत चाहिए कि कब हुए थे, कहां हुए थे, यहीं पे हुए थे कि नहीं। तो जिसे कहते हैं एक बाल मन में ये फीलिंग आती, ये क्या है राजनीति। मतलब एक तरफ ये पैमाना और दूसरी तरफ ये पैमाना। बात है कि किस हेतु से संसार में आए हैं। जो गीता में के श्लोक है ना, तजेत एकम कुलस्यार्थे ग्रामार्थे कुलम तजेत, राष्ट्रार्थे ग्राम तजेत, आत्मार्थे पृथ्वीम तजेत। तो खैर कई लोग उससे सहमत नहीं थे। हाँ, मगर जब आए तो थोड़ा बहुत तो ये लगता है कि भाई आप एग्जाम छोड़ के आए। मगर तो ये सिर्फ दोस्तों ने कहा कि घर वालों ने भी कहा कि पढ़ने भेजा, तुम कहाँ राम मंदिर के कार्यक्रम में जा रहे हो? नहीं, पर ऐसा कोई बहुत विरोध नहीं हुआ। यद्यपि कहा गया भाई पढ़ाई पर ध्यान देते रहिए, परंतु क्या था कि थोड़ा सैद्धांतिक सांस्कृतिक विषयों पे बौद्धिक वातावरण घर में पर्याप्त था, तो इन सारी विषयों के ऊपर भी एक छूट थी। और इस कारण से वो विचार हमारा धीरे धीरे बढ़ता चला गया। फिर क्या हुआ, अब जिसे आप कहेंगे एक्टिव पॉलिटिक्स में, मैंने कहा कि जब पास आउट हुए तो हम एक संघ के बहुत सीनियर प्रचारक थे, उन्होंने कहा कि भाई आप इस समय अपना जो काम कर रहे हैं उसके अलावा शाम को थोड़ा समय दीजिए, 2 घंटा बैठिए विश्व संवाद केंद्र पे। वहाँ बैठने लगे, वो विषय आगे बढ़ गया। जो मैंने बताया, जैसे अब राजनाथ जी से मुलाकात हुई तो एक दौर था जब वो थोड़ा राजनीति में साइड लाइन थे। 94, 95, 96 तो मैं चला गया। फिर क्या मेरे साथ क्या स्थिति हुई, एक बड़ी मज़ेदार बात बताऊं। मैं जब पास आउट हुआ तो मैं सिविल सर्विसेज देना चाहता था। उस साल मेरी उम्र नहीं थी, क्योंकि 1 अक्टूबर को आपके 21 साल पूरे होने चाहिए। 21 साल पूरे नहीं, तो मैंने कहा इस साल तो फॉर्म ही नहीं भर सकते। अब क्या करें। अब फॉर्म अगले साल भरेंगे, तो आप फॉर्म जब भरते हैं उसके अगले साल मई जून में होता था वो प्रीलिम्स, तो 1 साल का तो प्रोसेस है। अब मैंने कहा 2 साल तो घर पे नहीं बैठ सकते इंजीनियरिंग करके। मतलब आप एक एग्ज़ाम के लिए 2 साल घर बैठे रहे, तो क्या करें। तो मन में आया कि कोई ऐसी जॉब कर लेते हैं जिसमें पढ़ाई भी करते रह सकें। अगर हम प्योर प्रोफेशनल और प्राइवेट की जॉब में चले जाते तो हो सकता फिर पढ़ाई करने का मौका नहीं मिलता। तो उस समय चित्रकूट में
विश्वविद्यालय खुला, नानाजी देशमुख उसके पहले चांसलर बने थे, तो मुझे एक संघ के प्रचारक थे, उन्होंने कहा कि वहाँ चले जाइए। तो मैंने भी सोचा चलो भाई ठीक है, वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे, पढ़ाई भी होगी और तैयारी भी करते रहेंगे। वहाँ जाके नानाजी से निकटता हो गई, वीसी के टेक्निकल एडवाइज़र बन गए। फिर क्या हुआ कि जब मैं लखनऊ आता था तो उस समय राजनाथ जी थोड़ा वैसे ही अलग स्थिति में थे, तो उनके साथ घंटों घंटों बैठ के बात होती थी। तो वहाँ नानाजी से बात करता था, यहाँ राजनाथ जी से बहुत निकटता थी। फिर वो जब यूपी के अध्यक्ष बने तो उन्होंने कहा भाई मेरे साथ ज़्यादा समय दीजिए। तो एक प्रकार से मुझे लगा चित्रकूट में मैं जो कुछ सीख रहा था, बाद में मैं महसूस करता हूँ शायद भगवान मुझसे नेट प्रैक्टिस करा रहे थे। अब जब मैं रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस करता हूँ कि भाई बड़े मैच में उतरने से पहले नेट प्रैक्टिस कर, तो बहुत अनुभव हुए, खट्टे मीठे भी हुए। ये भी लगता है कभी कभी आपने किसी का साथ दिया और वो आपको कैसे धोखा दे रहा है। ये सब जीवन की परिपक्वता आती है, किस बात को फेस वैल्यू पे लेना चाहिए, किसको नहीं फेस वैल्यू पे लेना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। फिर जब राजनाथ जी के माध्यम से इधर बीजेपी के अंदर ज़्यादा एक्टिव होना शुरू हुआ, तो मुझे लगा कि शायद, अब मैं थोड़ा फिलोसफर टाइप का आदमी हूँ, मुझे लगा शायद नियति मुझे संकेत दे रही है कि इधर ही की तरफ जाना चाहिए। तो मैंने कहा जो भगवान करें, मतलब मैं उस सिद्धांत में विश्वास रखता हूँ, तुलसी जस होतव्यता तैसे मिले सहाय, और आप न जावें ताही पर ताही तहाँ ले जाए। कुछ लोगों को लगेगा कि आप भाग्यवादी बात कह रहे हैं सब, मैंने कहा भाग्यवादी नहीं कर रहा हूं, आप पूरी ईमानदारी से अपना परिश्रम करिए, परंतु रिजल्ट आपके एक फैक्टर पर निर्भर नहीं करता, एन नंबर ऑफ फैक्टर्स पर निर्भर करता है। और जो भी लोग कम से कम 40-45 की उम्र क्रॉस कर गए होंगे, जो 60-70 के होंगे, जरा रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस करें, जीवन का हर निर्णय आपके हिसाब से हुआ है नहीं, परिस्थितियों ने बहुत सी ऐसी हालात उत्पन्न किए कि आप उसके हिसाब से एडजस्ट करें और आप चलते चलते यहां तक है। इसीलिए निष्काम कर्म की बात कही गई है, कर्महीनता की बात नहीं कही गई है हमारे यहां। निष्काम कर्म, कर्म करो, ईश्वर पे विश्वास रखो, क्योंकि फल जो है वो एन नंबर ऑफ फैक्टर्स पे है, वो आपके एक सिंगल फैक्टर पे नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, मेरी नैया तेरे हवाले प्रभु, अब पग पग तू ही संभाले। तो सुधांशु जी, ये जो दौर था आपका, उसमें आपका स्ट्रगल क्या था? जैसे कई लोग सुनाते हैं कि खाने को पैसे नहीं थे, रहने की जगह नहीं थी, बहुत स्ट्रगल किया, लाठी डंडे आपने भी खाए हैं क्या पॉलिटिक्स में? आपका स्ट्रगल क्या रहा है? देखिए, मेरे साथ स्थिति बिल्कुल अलग थी। मैं इंजीनियरिंग की डिग्री थी, उसके बाद मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया। ऐसा भी नहीं था, माताजी पिताजी दोनों कॉलेज में लेक्चरर थे, तो मैं ये कहूँ कि कोई इस प्रकार का स्ट्रगल था कि बड़ी आपने आर्थिक विषमता देखी, ऐसा नहीं था। एक एवरेज मिडिल क्लास और स्लाइटली अबव मिडिल क्लास की जो स्थिति होती देखी, हाँ। मगर हम लोगों ने दूसरे प्रकार की समस्या देखी साहब। जब हम इंजीनियरिंग में पढ़ते थे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नाम पे वो नहीं मिलता था, कमरा, सॉरी हॉल भाई है, और रादर देन मैं कहूंगा रिसर्जेंस ऑफ इंडिया एंड सप्रेशन ऑफ इंडिया की लड़ाई है। नहीं, और हमने तो मेरा एक शो है न्यूज़ की पाठशाला, उसमें ये भी दर्शकों को दिखाया कि दुनिया में मतलब यही प्रचारित है कि भाई जैसे ताजमहल ही सब कुछ है, और भारत में सबसे अनोखी चीज़ बनी तो ताजमहल बनी, और चोल राजाओं ने जो कुछ किया दक्षिण भारत में, और वो अपने आप में स्टडी है। पर सुधांशु जी, वामपंथियों को मुगलों से इतना प्रेम क्यों है? इतनी रिच संस्कृति भारत की खुद की है, उसको हिस्ट्री के बुक्स में भी दबा दिया गया। और मैं कह रहा हूँ मुगलों ने भी अच्छे काम क्यों, बताओ, लेकिन ऐसा लगता है मुगल को दिमाग में ठूंस दिया गया और बाकी सब कुछ निकाल लिया गया, क्यों? देखिए, उनको मुगलों से कोई प्रेम नहीं है, उनको भारत की शक्ति से भय है। देखिए, मैं एक और बात आपसे कहूं, किसी को बहुत अटपटी बात लग सकती है। श्री अरविंदो ने, महर्षि अरविंद, उन्होंने कहा था कि जो स्थान इस शरीर में आत्मा का है, वो स्थान पूरी दुनिया में भारत का है। इसीलिए आपने वर्ड गजवाए हिंद सुना होगा। क्यों भाई, यूरोप है, रशिया है, चाइना हमसे बड़ा इलाका, वो कब्जा कर लो तो दुनिया कब्जा होगी। भारत में कितना लैंड है? 2.4% ऑफ द वर्ल्ड। 2.4% लैंड कब्जा करके दुनिया कैसे कब्जा होगा? हमें कंफ्यूजन है, इंडियंस को, भारतीयों को कंफ्यूजन है, सनातनियों को कंफ्यूजन है कि मेरी ताकत क्या है, हनुमान जी की तरह। उनको पता नहीं है, बाहर वालों को पूरा पता है यही सोर्स ऑफ एनर्जी है और यहां पे कब्जा करेंगे तो होगा। कम्युनिस्टों को भी पता है कि भारत में ही सारा सोर्स है, इसलिए इसको उठने नहीं देना है। तो चाहे वो मुगल हों या अंग्रेज हों, भारत का इतिहास, भारत के दुश्मनों का इतिहास पढ़ाया गया। भारत के बारे में बहुत अच्छी बातें लिखी है। मैगथ सनीज ने लिखा है अपनी किताब इंडिका में। इंडिका आज अवेलेबल नहीं है, उसके फ्रेगमेंट्स अवेलेबल हैं, बाकायदा विदेश, उसमें बहुत साफ लिखा है कि भारतीय समाज में 7 प्रकार के वर्ग हैं।
जो लोग कहते हैं ना वर्ग भेद यहां बहुत था। और आगे वो लिखता है भारतीय समाज की खासियत यह है कि यहां किसी भी वर्ग के साथ भेदभाव नहीं होता है, और यूनान के समाज के समान यहां कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसका शोषण किया जाता हो। वो नहीं पढ़ाना है। फाइयान, वेनसोंग, हित सिंह, तमाम चाइनीज ट्रेवलर आए भारत में सीखने के लिए, क्या क्या उन्होंने भारत के बारे में, वो नहीं पढ़ाना है। मार्को पोलो आया, वो नहीं पढ़ाना है। मनुची टाइप का आया, वो नहीं पढ़ाना है। विजयनगर साम्राज्य में तमाम यूरोपियंस आए जिन्होंने क्या लिखा है कि साहब विजयनगर एम्पायर की कैपिटल हम्फी कितनी बड़ी थी, रोम और इनसे पेरिस से कहीं ज़्यादा बड़ी थी, लंदन पेरिस से बहुत बड़ी। वो सब नहीं पढ़ाना। किसका पढ़ाना है? वो जो हमारे ऊपर हुकूमत करने के लिए आया था, वो अंग्रेज का पढ़ाना है और मुगल का पढ़ाना है, ताकि हमारा मनोबल गिरा रहे उसमें, ताकि आपका मनोबल गिरा रहे, आप उभरने ना पाए। उद्देश्य ये था कि भारत को अगर डोमिनेट करके रखना है, मतलब मैं एक मामले में कहूंगा, किसी को बहुत अटपटी बात लग सकती है, स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव गुजर चुका है और अमृत काल में चल रहे हैं। एक मायने में लड़ाई आज़ादी की लड़ाई से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लड़ाई है। क्यों? आज़ादी की लड़ाई वो थी कि हम जेल में थे, हमें पता हम जेल में थे और हमें एनी हाउ जेल से बाहर निकलना है, और जो व्यक्ति जेल से बाहर आ जाता है वो वापस नहीं जाना चाहता जेल में। मगर ये वो लड़ाई है कि आपको ड्रग्स दे दी गई है और आप ड्रग्स के हेलुसिनेशन में हैं, आपको बुरा ही अच्छा लग रहा है। इसीलिए आप देखिए, अभी 4 बातें हम बोलेंगे तो 14 लोग टूट पड़ेंगे सोशल मीडिया पे, अरे कैसे अच्छा भारत के लिए कह दिया, अरे हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं उठता, ये तो हो नहीं। मतलब भारत के अंदर ग्लानि भाव मेरे अंदर पैबस्त रहना चाहिए, उसकी लड़ाई, इसलिए लड़ाई बड़ी। आप बचपन से इतनी चीजें याद रख लेते थे? ये कैसे हुआ? इतना आपको याद कैसे रहता है? देखिए, याद की विषय सबको याद समान चीज़ें रहती हैं। कई बार जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था तो मेरे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते थे कि सर ये सब चीज़ें याद कैसे रहती, तो मैं उनसे कहता था सुनो भाई, तुमने 4 साल पहले कोई मूवी देखी और उसका कोई गाना अच्छा लगा तो उसकी 2 लाइनें आज तक याद है नहीं, और ज़्यादा अच्छा लगा तो 4 लाइनें भी याद हैं। मैंने कहा क्या रजिस्टर पे बैठ के लिख के याद किए थे क्या? नहीं, मन लगा था। तो जिस चीज़ में आपको थोड़ा मन लगता है, सबको आप मार्क करिए, आपको जो जो चीज़ें अच्छी लगती होंगी वो 10 साल पुरानी भी बहुत याद होंगी। आपके घर में क्या हुआ था 10 साल पहले पूछा जाए आप बता देंगे। आप जिस जॉब में होंगे या बिजनेस में होंगे उसमें 10 साल पहले क्या हुआ था आप टिप्स बता देंगे, ऐसा 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 हुआ था। तो सिर्फ इतनी सी बात है और कोई नहीं। आप जिस चीज़ में मन आपका चित्त लगेगा, इसीलिए क्या कहा गया हमारे यहाँ अंतःकरण चतुष्टय में, क्या कहा गया? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। अरे वेस्ट समझता ही नहीं बुद्धि के अलावा कुछ। हमारे यहाँ मन भी है और चित्त भी है। मन अच्छे संकल्प का होना चाहिए, सब कुछ जो वेदों में कहा गया तन में मना शिव संकल्प मस्तु, और चित्त सही दिशा में लगा होना चाहिए। आपको भी सुनने में मन लग जाता है, आदमी भूल जाता है कि आपको कहीं निकलना है और थोड़ा समय कम बचा है। थोड़ा सा समय और लूँगा सर। आप एक तो मुझे ये बताइए कि आप ये जो ज्योतिष शास्त्र है उसकी तरफ आपका रुझान कैसे बढ़ा? मतलब पॉलिटिक्स समझ में आ गया, लेकिन उधर ग्रह नक्षत्र में आप कहाँ फंसे और कैसे फंसे? देखिए, यहाँ मैं ये इसलिए कहना चाहूँगा कि जब मैं 10th 12th में था तो ये पढ़ा कि आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने ये कहा कि ये यूनिवर्स सिर्फ स्पेस नहीं है, इट इज़ एन टाइम स्पेस फॉर्म। अब अगर आपसे पूछा जाए टाइम का एक्चुअल पैरामीटर कौन है, विच इज इक्वली एप्लीकेबल एनीवेयर इन द यूनिवर्स, इट इज ओनली एंड इट कैन ओनली बी द रिलेटिव पोजिशंस ऑफ प्लैनेट। ठीक, अब आप तो ये रिलेटिव पोजिशंस ऑफ प्लैनेट जो है, दिस इज द मोस्ट एब्सोल्यूट, मोस्ट एक्यूरेट, मोस्ट साइंटिफिक पैरामीटर, मेजरिंग पैरामीटर ऑफ आइंस्टीन्स मोस्ट सॉट आफ्टर 4th डायमेंशन। आइंस्टीन ने रिलेटिविटी में कहा ना एक्स वाई जेड एंड टी। अब आप आइए और भूल जाइए आइंस्टीन को, भारत के एक गांव में आइए और एक किसान खेत में बुआई कर रहा हो जो आपके हिसाब से अनपढ़ है, वो क्या कहता है? भैया खेत की बुआई शुरू करने से मुहूर्त देख लो, शादी करनी है तो मुहूर्त देख लो, गृह प्रवेश करना है तो मुहूर्त देख लो, नौकरी ज्वाइन करनी है तो मुहूर्त देख लो। व्हाट इज मुहूर्त? इट इज द रिलेटिव पोजिशंस ऑफ प्लैनेट फॉर दैट पर्टिकुलर इवेंट। दैट इज द आइंस्टीन्स 4th डायमेंशन। तो इसलिए मेरे मन में ये बात आई कि अगर ग्रहों के प्लैनेट्स का ये इंपैक्ट है, और एक छोटी सी बात और कहता हूं, किसी को लगेगा अटपटा, तो ये बताइए इस धरती पे कितने % पानी है? 70%, और 30% लैंड है। हमारे शरीर में कितना पानी है? एग्जैक्टली 70%। और ब्रेन में तो 90% पानी है। तो ये बताइए चंद्रमा के मूवमेंट से समुंदर के पानी में तो ज्वार और भाटा आता है, तो समुंदर के पानी पे तो असर पड़ता है चंद्रमा के मूवमेंट का, हमारे पानी पे नहीं पड़ता होगा। ये लॉजिकल लगता है, ये साइंटिफिक लगता है, हमें मेजर करना नहीं आता है, या हम उसके जो
इम्प्लीकेशंस हैं उनको समझ नहीं पा रहे, इसलिए उसको ईमानदारी से स्टडी करी। इसलिए मन में थोड़ा ये मतलब ये समझ में आना शुरू हुआ कि ये क्या। जैसे एक और बात आपसे कहता हूं, स्पेस में आप खड़े हैं, आपकी आंख बंद हो जाए तो आपकी बॉडी सिर्फ आपके आसपास के स्पेस को अनुभव कर सकती है। आप हाथ से टटोल टटोल के, आपसे कहा जाए इस बिल्डिंग के नीचे चले जाओ, 10 मिनट लग जाएंगे टटोलते हुए पहुंचने में, क्योंकि सिर्फ आपकी बॉडी की रेंज में जो स्पेस है उसको ही आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैसे ही आपकी आंख खुली तो उस स्पेस में बहुत आगे तक की स्पेस आपको क्लियर दिखने लगती है, तो विद इन फ्यू सेकेंड्स आप पहुंच सकते हैं। उसी प्रकार टाइम फ्रेम में आपकी बुद्धि सिर्फ प्रेजेंट टाइम फ्रेम को एनालाइज कर सकती है और आप उसके बेस पे अनुमान लगाते हुए आगे बढ़ सकते हैं। पर अगर 6 वेदांग हैं, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण, ज्योतिष, तो कहा गया है ज्योतिष वेदांग में वेदों की आंख है। तो ये क्या है? इट इज ए टाइम फ्रेम की आंख है। उसमें आपको दिखाई पड़ता है कि आगे पैटर्न ये है। जैसे आप यूं समझिए कि आप स्पेस में बैठे हैं, अब एक तरफ जो है वो पथरीला रास्ता है कच्चा और एक तरफ है हाईवे। आप टटोलते हुए जाएंगे तो पता नहीं किस पे चले जाएंगे। आपने आंख खोली, आपको दिखाई आइडिया। तो उसी प्रकार ये एक पर्टिकुलर पैटर्न ये बताता है कि आपके लिए ये रास्ता ज़्यादा अच्छा है, जाइए अपना काम करना शुरू करिए। इसलिए बहुत सारी चीज़ों को मेरा जो थ्योरेटिकल फिजिक्स में इंटरेस्ट था वहाँ से मेरा इन चीज़ों की तरफ इंटरेस्ट। पर मैंने देखा आपने कोई अंगूठी वगैरह नहीं पहनी है, उस पर आजकल बड़ा लोग वो कहते हैं। अब वो सबका अपना अपना विश्वास का विषय है। मैं थोड़ा अलग विश्वास रखता हूँ। मैं मानता हूँ कि जो भी नियति ने दिया है, सुख दुख विधि का विधान जान, लाभ हानि सही है, और जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मैं मानता हूं कि यदि आपको कुछ कष्ट है तो आपके संचित पुण्यों के, संचित कर्मों के अनुसार है, तो उसको भोग लीजिए। बहुत डिफ्लेक्ट करने की कोशिश मत करिए, वो कहीं ना कहीं तो चुकाना पड़ेगा। हाँ ठीक है, उसका फ़ायदा होता है। जैसे आपको बीमारी है तो आप दवा खाएंगे तो थोड़ा फ़ायदा होगा। अब अंतर क्या है, वो ऐसे समझिए कि बरसात आ रही है, हल्की फुल्की बरसात हो रही, छाता आपको बचा लेगा। तूफान आ रहा है तो छाता नहीं बचा पाएगा, बाढ़ आ रही है तो छाता नहीं बचा पाएगा। तो जो कर्म है वो बाढ़ की तरह है। जिधर आपको बहाना होगा उधर बहाएंगे। इसलिए तटस्थ भाव से, जो मैंने कहा ना निष्काम कर्म वाली बात, की कोशिश करिए। मैं नहीं कर रहा हूँ मैं कोई इतना बड़ा आदमी हूँ, मैं इस चीज़ को कर ले जाता हूँ, अरे ये कर लेने जाता होता तो मैं यहाँ नहीं बैठा होता, और मैं कोई ऐसा नहीं कि मैं यहाँ बैठ के स्टूडियो में बात। कोशिश करना चाहिए। और हर भारतीय के वो जो इस देश में पैदा हुआ, हर सनातनी को, हर हिंदू को, इतनी बातें आपने अगर पढ़ी, आप उसको देखकर थोड़े जीवन में थोड़ा सा कर पाए, अन्यथा आपकी स्थिति जानते क्या रहेगी? आप सोचिए कि आपने उस धरती पर जन्म लिया जिसके लिए कहा गया गायंती देवा किल गीत कानी, धन्यास्तुते भारत भूमि भागा, स्वर्गा पवर्गास्पद भाग हुए तो भवंती भूया पुरुषा सुरत्वात्। अर्थात देवता जिसकी स्तुति में गीत गाते हैं वो भारत भूमि धन्य है, जहां देवता रहने के बाद, यानी हजारों साल तक देव लोक में रहने के बाद मनुष्य रूप में जिसमें लालायित रहते हैं जन्म लेने के लिए, क्योंकि मोक्ष यहीं से मिलता है। उस धरती पे आके और आप लास्ट में ऐसे ही चले जाएं खा पी कर और ज़िंदगी गुजारते हुए, तो जो राज कपूर की पुरानी फिल्म का गाना था ना, लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, वही किस्सा पुराना है, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना। राजू जी, आखिर में हमारा एक सेगमेंट है रैपिड फायर, उसमें आपसे छोटे छोटे जवाब चाहिए होंगे। जैसे अगर मैं कुछ लोगों के नाम ले रहा हूँ और उन्हें आपको कोई छोटा सा सजेशन देना हो तो आप क्या देंगे? जैसे नरेंद्र मोदी। मोदी जी को मैं सलाह दूं, ये अनाधिकार चेष्टा होगी, क्योंकि मोदी जी आज उस स्थिति में बैठे हुए हैं जहां से प्रेरणा ली जाती है, वहां सलाह नहीं दी जाती है। फिर भी मेरा ये मानना है कि वो जितनी मेहनत करते हैं उसमें उनको थोड़ा अपने लिए रिलैक्स करने और का ये भी बहुत लोग कहते हैं कि थोड़ा सा उनको उन्होंने, आपको याद होगा बीच में कार्यक्रम में भी कहा था। अरे वो एक कार्यक्रम में बड़ी मजेदार बात बोले। उन्होंने कहा 2019 को जीतने के बाद एक उनके मित्र आए, उनके शुभचिंतक थे। उन्होंने कहा अरे मोदी जी आप प्रधानमंत्री बन गए, स्पष्ट बहुमत की सरकार के प्रधानमंत्री बन गए, अब दूसरी बार भी बन गए, अब तो थोड़ा आराम करिए। तो उन्होंने कहा ना, आगे की और सोचना। अब मैं एक आपको घटना बताता हूँ। 2014 का चुनाव जैसे ही समाप्त हुआ उसके बाद राजनाथ जी ने आके मुझे बताया कि यार मोदी जी तो बहुत गजब हैं। चुनाव जैसे ही जीतने के बाद, तब उस समय 1 महीने तक, बाद में अमित शाह जी अध्यक्ष बने थे, 1 महीने तक राजनाथ जी होम मिनिस्टर भी थे, अध्यक्ष भी थे। कहे हम लोग उनसे मिलने के लिए बैठे, तो जानते चुनाव जीतने के बाद आदमी होता थोड़ा सेंस ऑफ कॉम्प्लेसेंसी में होता है, हाँ भाई जीत गए।
कह रहे हैं वो सारा वो प्लानिंग में बैठा हुआ था कि 2019 के चुनाव में कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जैसे बंगाल, उड़ीसा, वहां पे हमें क्या क्या मेहनत करनी पड़ेगी ताकि अगले चुनाव में हम इससे ज्यादा सीटें लेके आए। ये 19 का चुनाव 2014 के चुनाव जीतने के चंद दिनों के बाद की बात है। आप ये सोचिए कि किस दूरदृष्टि और किस डेडिकेशन के साथ काम करते हैं। बताइए, तो मोदी जी का राहुल गांधी को क्या सलाह देंगे आप? सलाहकारों की सलाह पर ध्यान देना शुरू करें और अच्छे और सही सलाहकारों को पहचानने का प्रयास करें। केजरीवाल जी को? दारू के नशे से बाहर आए। मतलब उनकी तो वो स्थिति है ना कि मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, पीता नहीं हूं पिलाई गई है, और जिधर बेखुदी में कदम लड़खड़ाएं वही राह मुझको दिखाई गई है। परंतु उनको तो कोई सलाहकार ठीक ही नहीं लगता। मतलब किरण बेदी, प्रशांत भूषण, शांति भूषण, योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास, एडमिरल रामदास, आशुतोष, अब जो हम लोग की पार्टी में शाजिया इल्मी और अश्विनी उपाध्याय, आशीष खेतान, अरे वो तो इतने इतने देखी जमाने की यारी बिछड़े सभी बारी बारी, क्या क्या बताया जाए उनके बारे में। ममता जी, ममता बनर्जी, उनसे सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि वो तुष्टीकरण की राजनीति में वो संघर्ष से निकली हुई नेता है। मैं ईमानदारी से कहना चाहूंगा, संघर्ष से निकली हुई नेता है। उन्होंने कांग्रेस से संघर्ष किया, लेफ्ट से संघर्ष किया, हमारे साथ नहीं, परंतु आज मुझे लगता है तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पे जाते हुए वो अच्छे व्यक्ति और आपराधिक व्यक्ति के बीच का भी फर्क भूलती जा रही है। इसे ध्यान देने की जरूरत है। अल्पसंख्यकों में भी कौन अच्छा है कौन अपराधी है इसका फर्क भूलती जा रही है, ये उन्हें ध्यान देने की जरूरत है। एक एक चीज अगर बदलनी हो बीजेपी में, आप क्या बदलना चाहेंगे अगर आपको मौका मिले? देखिए, बीजेपी बहुत सही दिशा में आगे बढ़ रही है और मुझे लगता है कि बीजेपी बदलाव का कैरियर बनने जा रही है भारत के लिए। तो बदलाव का की जो व्यवस्था है वो उस तरफ बीजेपी आगे बढ़ रही है। तो मैं सिर्फ ये कहूंगा कि अरुण गगन पर महाप्रगति का अब यह मंगल गान उठा, करवट बदला अंगड़ाई ली, सोया हिंदुस्तान उठा। तो भाजपा तो बदलाव का स्वयं। कांग्रेस में क्या बदलना होगा? अगर एक चीज आपको कहा जाए कि बताइए हम क्या बदलने? बदलने के लिए इतना कुछ है कि क्या बताया जाए कि कभी खुद पे, कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आ रहा आया। और जब आप बदलाव की बात करते हैं तो मुझे अगले ही लाइन याद, बारहा ऐसे ख्यालात पे रोना आया। अच्छा सुधांशु जी, मुझे पता है इसका जवाब आप ये देंगे कि भाई जो तय कर देगा शीर्ष नेतृत्व वो मैं कर लूंगा, लेकिन चूंकि आपने इंटरेस्ट की बात की, अगर कभी आपको मान लीजिए कोई मिनिस्ट्री ऑफर हो, आपका इंटरेस्ट इनमें से किस मिनिस्ट्री में काम करने को लेकर होगा? एजुकेशन, हेल्थ, फाइनेंस या कोई और? देखिए, मैंने अपना सबसे पहला वाक्य जो बोला था, तुलसी जस होतव्यता तैसे मिले सहाय, आप न जावे ताही पर ताही तहां ले जाए। देखिए, हमारा केंद्रीय नेतृत्व तो कोई भी भूमिका देता है, किसी भी व्यक्ति, हम हो या कोई भी व्यक्ति हो, बहुत सोच विचार करके उचित ढंग से भूमिका देते हैं। जो भूमिका दी जाए उसमें आप जो अधिकतम कर सकते हो वो करिए, और बाकी ये संघ का अनुशासन है कि आप कितना भी कर लीजिए, ये लोग बोलेंगे नहीं। बीजेपी के बाद दूसरी पार्टी जो आपको लगता है कि कुछ तो ठीक काम कर रही है, वो आपको कौन लगती है? कांग्रेस, आप, बीजेडी, टीएमसी या कोई और? थोड़ा ठीक कर रही हो, ऑपोजिशन है तो आप पूरा तो नहीं बोलेंगे। देखिए, अब इसमें अगर कहा जाए तो कांग्रेस के बाहर जाने की जरूरत नहीं। कांग्रेस में कई नेता थे बड़ा अच्छा काम कर रहे थे। लाल बहादुर शास्त्री जी ने काम किया, पीवी नरसिम्हा राव जी ने काम किया, कई अच्छे काम किए, मगर अफसोस की बात है कि उनको उनके अंदर ही स्थान नहीं मिला। अपोजिशन में कई बड़े बड़े नेता थे जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, दक्षिण से लेकर उत्तर तक बहुत अच्छे काम किए, मगर अफसोस की बात यह है कि वो सब लोग भी अपनी लीगेसी से आज अलग होते चले जा रहे हैं। ये उनके लिए चिंता का विषय है। अगर आप पॉलिटिक्स में नहीं होते तो क्या होते? वैसे मेरा बचपन में जो इंटरेस्ट था वो थोड़ा साइंटिस्ट बनने की तरफ था। फिर बाद में जैसे हर बच्चे का जो पढ़ाई में थोड़ा भी अच्छा हो तो सिविल सर्विसेज बनने की तरफ हो जाता हूँ। मैंने बताया उसमें शुरू में एज आड़े आ गई और फिर इधर उधर होते चले गए और फिर इंजीनियरिंग में चले गए और यहाँ आ गए। मगर मेरा जो बेसिक इंटरेस्ट था वो थोड़ा जो डीप थॉट वाली होते हैं ना, थ्योरेटिकल साइंस और थ्योरेटिकल फिजिक्स, इन सब चीज़ों में मेरी रुचि अधिक थी।
नागरिक सुधांशु जी को कौन सी मिनिस्ट्री लगता है कि बीजेपी के 10 साल में सबसे बेहतर काम करती दिखी है? रोडवेज, फॉरेन, फाइनेंस, डिफेंस। देखिए, इतने शानदार, इतने डायमेंशन में काम हुए हैं। अगर आप देखें, अब वहां से शुरू करिए। होम मिनिस्ट्री, क्या दौर था, उत्तर से दक्षिण तक कहाँ धमाके नहीं होते थे। मतलब कई बार बोल चुका हूँ, चंडीगढ़ से लेके चेन्नई तक और गुवाहाटी से लेके सूरत तक और मतलब फैज़ाबाद, वाराणसी से लेके नागपुर तक, आज वो दक्षिण कश्मीर के 4 जिलों तक चले गए। क्या इतना बड़ा परिवर्तन नहीं दिख रहा है? भारत की विदेश नीति में आज इतना बड़ा परिवर्तन, भारत की रक्षा नीति में आज इतना बड़ा परिवर्तन कि हम डिफेंस में, बताइए, कहाँ 1,500 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट होता था, आज 22,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट होने लगा। हम 75-74% ऐसे आइटम हैं जिसमें हमने कह दिया कि ये बाहर से खरीदे ही नहीं जाएंगे, इंपोर्ट बैन। फाइनेंस में अगर आप देखें तो हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर में देखें, 37 किलोमीटर पर डे सड़क बनी है। अगर आप देखें रेलवे में तो 90% इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट हो गया है। अगर हम टेलीकॉम में देखें तो आज 84 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन आ गया, 90 करोड़ लोगों के पास इंटरनेट कनेक्शन आ गया। कितना कितना देखा जाए, और इनलैंड वाटरवेज की शुरुआत हो गई। एनर्जी में देखिए तो साहब, पहली बार ऐसा हुआ कि भारत ने टारगेट रखा था 2030 तक इंस्टॉल्ड कैपेसिटी और पावर जनरेशन में 40% का टारगेट अचीव करेंगे, जो 2022 में अचीव कर लिया। रिवाइज टारगेट 2030 का हो गया। तो कह सकते हैं गिनत गिनत उंगली थक जाई है, काम हुए हैं 1000। ये है मोदी सरकार। अच्छा, ये बताइए, मोदी जी और अटल जी को छोड़कर, मतलब नॉन बीजेपी प्राइम मिनिस्टर्स में से आपके फेवरेट कौन है? देखिए, वैसे तो किसी भी कालखंड के व्यक्ति की उसी कालखंड के साथ तुलना की जा सकती है, परंतु अगर उस ढंग से देखा जाए कि गैर बीजेपी में तो लाल बहादुर शास्त्री जी, और उन पे लगे व्यक्तिगत आरोपों को अगर छोड़ दें तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड परिस्थितियों में से पीवी नरसिम्हा राव जी ने काम किया। मतलब मैं इस पे आपको एक अपना एक्सपीरियंस भी बता सकता हूँ। 2002 में मेरी वॉशिंगटन में नरसिम्हा राव जी से मुलाकात हुई। वो एक प्रोग्राम में चीफ गेस्ट बन के गए थे और मैं भी बाई चांस उसी में था, होटल हयात में। तो मैंने उनसे, मुझे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में मिलने मौका मिल गया, तो मैंने उनसे कहा कि डिस्पाइट बीइंग ए बीजेपी मैन, आई एम एडमायरर ऑफ यू, बिकॉज व्हेन यू टुक ओवर द कंट्री वाज पासिंग थ्रू ए वेरी क्रिटिकल फेज। कंट्री वाज ऑन द वर्ज ऑफ इकोनॉमिक बैंक्रप्सी, सोना गिरवी रखा गया था। अगर आप उस समय देखें, बिकॉज ऑफ मंडल, द कास्ट फ्रेंजी वॉट एट इट्स पीक। अयोध्या में गोलियां चल गई थी, कम्युनल फीलिंग्स वर एट इट्स पीक, और पंजाब में आतंकवाद खत्म नहीं हुआ था, कश्मीर में शुरू हो गया था। पूर्वोत्तर की स्थितियां वॉलेटाइल थी। एलटीटी ने उसी समय राजीव गांधी जी की जान ली थी, और पहली बार देश एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट देख रहा था। इतनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में से जिस तरीके से उन्होंने देश को निकाला, मैंने कहा कि आप कांग्रेस के हैं, मगर परंतु मुझे फिर भी इस बात के लिए मैं आपकी प्रशंसा करता हूं। उन्होंने क्या कहा? अब वो मैंने आगे क्या बोला है भी बता दे रहा हूं। कहा, मैंने उनसे कहा कि मैंने सुना है अटल जी भी आपसे सलाह लेते हैं। अच्छा। तब अटल जी प्राइम मिनिस्टर थे। अच्छा। तो उन्होंने कहा, हाँ, कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ जाती है तो कभी कभी उनका भी फोन आ जाता है। नहीं, ये मुझे लगता है जो सबसे ज़्यादा मतलब अगर आप योगदान की बात कीजिए और इतना कंट्रीब्यूट करने के बाद भी जिनको दबा दिया गया, भुला दिया गया, वो पीवी नरसिम्हा राव है। और क्यों किया गया ये तो खैर सबको पता ही है। नहीं, जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं, मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूँ, उन लोगों ने उस माहौल को देखा नहीं है। अच्छा, ये बताइए, अयोध्या में 6 दिसंबर 92 को जो माहौल था, मैं पूछना चाहता हूँ राहुल गांधी से, आप होते आप क्या कर लेते? वहां तक आप फौज और पुलिस पहुंचाने में आपकी हालत खराब हो जाती है। अरे क्या बात करते हैं, हजरत बल की मस्जिद पे कब्जा कर लिया गया था तो बिरयानी पहुंचा रहे थे अंदर, और यहां कह रहे हैं लाखों की भीड़ पे गोली चलवा देते। क्या हेलीकॉप्टर से गोली चलवाते? भावनाएं भड़काना आसान काम है और समाधान देखने का प्रयास करना अलग काम है। इसलिए मैं कह रहा हूं, जब हम इतिहास में किसी चीज का एनालिसिस करें तो बहुत ऑब्जेक्टिव सिचुएशन में करना चाहिए। नहीं, आप ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि भावनाएं भड़काना बहुत आसान है और उसका सल्यूशन निकालना। क्योंकि मुझे ऐसा दिखता है एज अ पत्रकार भी कि कई बार नरेंद्र मोदी का भी बहुत क्रिटिसिज्म होता है कि इस मामले में ऐसा क्यों नहीं कर दिए, एकदम रगड़ क्यों नहीं दिए, लेकिन उनको एज अ प्राइम मिनिस्टर सोचना ये कई बार लोग भूल जाते हैं। देखिए, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो आपने बात कही है, एक और बात मैं जिम्मेदारी से कहना चाहूँगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह एज फाइनेंस मिनिस्टर कहीं बेहतर काम किए एज कंपेयर टू प्राइम मिनिस्टर, चूंकि
पीवी नरसिम्हा राव ने फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में उनको काम करने की स्वतंत्रता दी। सही बात। और प्रधानमंत्री के रूप में स्वतंत्रता नहीं मिला। और जो लोग मोदी जी के बारे में कहते हैं, मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, देखिए इसको थोड़ा लाइटर ढंग से समझिए। ये कुछ कुछ ऐसा है जैसे हम लोग वर्ल्ड कप क्रिकेट का मैच देख रहे होते हैं और कोई बॉलर है, इसको ऐसे मारना चाहिए था, इसको खेलना ही नहीं आता। भाई साहब, वहीं बैट लेकर उसी स्टेडियम में उसी बॉलर के सामने उनको खड़ा कर दीजिए, तो जो आपकी हालत होगी वो होती है। कई बार हमें नहीं पता होता, और जानते हैं वो हालत क्या होगी। इसके सबसे बढ़िया उदाहरण पॉलिटिक्स में कौन है? आम आदमी पार्टी। यही तो ज्ञान देते थे बाहर से बैठ के, सारी संसद चोर है, ये बेईमान है, वो बेईमान है, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, ये नहीं लूंगा। आप सब कुछ ले रहे थे क्योंकि या तो आपको पता नहीं था या आप शरारत कर रहे थे। तो इसलिए कहानियां सुनाकर, मैं जनता से कहना चाहूंगा, ये जो कहानियां सुनाकर आप लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया जाता है, इस बात को समझिए। ये एक फूड फॉर थॉट है भारत की राजनीति में। जिसको कहा गया मैं नई राजनीति लाऊंगा, मैं करप्शन खत्म कर दूंगा, फलाना कर दूंगा, ये कई बार उस विषय का विजन जो आपके पास, हम लोगों के पास कम होता है। मैं छोटी सी एक बात कहना चाहता हूं, मैं उनकी बात का मजाक नहीं उड़ा रहा हूं। सिक्योरिटी लेने वाली बात, मैं तो दोनों तरफ रहा हूं, मैंने राजनीति के बाहर से भी देखी है। कई बार लोगों को असुविधा लगती है कि साहब वो फला व्यक्ति जा रहा है और मेरी ट्रैफिक रोक दिया गया सिक्योरिटी रीजन से, तो मेरे लिए थोड़ा कष्ट की बात हो गई। पर ऐसा नहीं है। वो सिक्योरिटी यदि प्रोटेक्टी के लिए जरूरी है तो आपके लिए भी जरूरी है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, राजीव गांधी जी की मृत्यु हुई, उनकी हत्या की गई, उनके साथ जो 20 लोग मर गए, उनका क्या दोष था भाई? अगर वो उस समय, टारगेट तो राजीव गांधी थे, वो 20 लोग तो खामखा में चले गए, अगर वो उस रेंज में उसके नजदीक नहीं होते तो उनकी जान तो बच सकती थी। तो इसलिए जब आपको एक सर्टेन डिस्टेंस पे कहा जाता है, अब कई बार ये किसी को नहीं समझ में आता, तो आपने कहा चलो हम ये बात कहेंगे और फिर उसके बाद जो आएगा मौके पे करेंगे। तो इसलिए एक आखिरी प्रश्न, आपका डिबेट में पसंदीदा ओपोनेंट कौन है जिसके साथ डिबेट करके आपको मजा आता है जब आप डिबेट शोज में जाते हैं? नहीं, इसको लेकर मैं पूरी तरीके से दृष्टा भाव से डिबेट करता हूं, कर्ता भाव से नहीं। जो भी हो ब्रिंग इट ऑन। और मैं किसी दूसरे का नाम लेकर उसको मैं एक और बात भी कहना चाहूंगा। थोड़ा एक इतना लंबा समय हो गया डिबेट करते हुए, मतलब आप समझिए कि मैंने किन लोगों के साथ टीवी डिबेट किए। सत्यव्रत चतुर्वेदी कांग्रेस के, जनार्दन द्विवेदी, सलमान खुर्शीद जी, ये अभिषेक मनु सिंघवी जी, प्रमोद तिवारी जी, कई मौकों पे चिदम्बरम जी के भी साथ रहे हैं। अब सोचिए वहां से यहां तक अब किसका नाम लिया जाए? अच्छा, जाते जाते इतना बता दीजिए, ये जो और चुनाव के समय में किसी का नाम लेके उसके लिए पता चला वो राहुल गांधी जी के 23 में ना काउंट हो जाए। जबकि हैं कुछ लोग हैं जो जिनकी कि मैं नॉलेज से और उनके प्रेजेंटेशन को अच्छा मानता हूं, प्रेजवर्दी। नाम आप पूछिएगा तो 4 जून के बाद बता दूंगा। नहीं तो उन पे संकट आ जाए। आपके प्लानिटरी जो गणना है वो भी कह रही है कि आएगा तो मोदी ही। देखिए, इस पे हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। जन्म कुंडली नहीं, कर्म कुंडली भी कह रही है कि आएंगे तो मोदी। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और मैं एक और बात बताऊं, ये छोड़िए, भारत का भविष्य किस तरफ जा रहा है, एक लाइन में बताता हूं। हमारा जो ग्रोथ है पिछले 70 सालों में वो डिकेड बाय डिकेड है, और कांग्रेस का डिक्लाइन डिकेड बाय डिकेड है विद एन एक्सेप्शन ऑफ 84। हमारा राइज डिकेड बाय डिकेड है विद एन एक्सेप्शन ऑफ 84। 1950s जनसंघ वॉज इररिलेवेंट पार्टी, 1960s वी बिकम अ रिलेवेंट पार्टी। 67 में हमारी 35 सीटें आई और कई राज्यों में सरकार बनी। 70s वी बिकेम फर्स्ट टाइम द मेंबर इन द कोलिशन एट द सेंटर, और सेवरल स्टेट्स में हमारे सीएम बने। 80s में थोड़ा झटका, इन द डिकेड ऑफ लेट 80s एंड अर्ली 90s प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी। डिकेड ऑफ 2000 a party leading the coalition, decade of 2010 clear majority, अब decade of 2020 400 पार। तो जो कुछ हो रहा है ये बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है। और इसका एक और कारण है, जब से मीडिया स्वतंत्र हुआ है और जब से साक्षरता बढ़ी है, भाजपा का उत्थान हुआ है। ये बताइए, साक्षरता 50% कब क्रॉस की? 90 के दशक में। मीडिया कब स्वतंत्र हुआ? 90 के दशक में। जुडिशरी कब स्वतंत्र हुई? 90 के दशक में। बीजेपी की सरकार बनी। 2010 में भाजपा भारत की साक्षरता दर 60% और सोशल मीडिया आया और बूम आ गया। मोदी जी की 2/3 बहुमत, क्लियर मेजॉरिटी की सरकार। अब की 75% है, तो 2/3 बहुमत भाजपा का और एनडीए 400 पार। तो भारत की साक्षरता दर,
मीडिया की स्वतंत्रता, लोगों को ज्यों ज्यों फैक्ट्स को सही रूप से समझने की क्षमता आती जा रही है, भाजपा उठती जा रही है। तो इसलिए मोदी जी आएंगे, इसमें कहीं कोई संशय की बात नहीं रखती। और देखिए, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि हमारा शो का नाम टॉप एंगल है, और सुधांशु जी से बेहतर कोई मुझे दिखता नहीं जो आपको इतना ऊपर ले जाकर ऐसी दृष्टि दिखाए कि आपको भारतीय राजनीति में जो हुआ है, देश में जो हुआ और देश में जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, वो इतना स्पष्ट नजर आने लगे। वैसे टॉप एंगल पे एक और बात कहूँ, आजकल की पीढ़ी सिर्फ अंग्रेजी पढ़ते पढ़ते कई बार इन शब्दों से भी मतलब अनभिज्ञ होती चली जा रही है। इसके लिए एक वर्ड यूज होता है हिंदी, संस्कृत और अन्य भारतीय भाषाओं में, विहंगम दृश्य। हाँ, तो विहंगम का अर्थ क्या होता है? कुछ कुछ इंग्लिश में आप समझिए बर्ड्स आई व्यू। बर्ड्स आई। विहंगम का अर्थ होता है, विहग मतलब होता है पक्षी, तो जो पक्षी की दृष्टि से टॉप से दिखाई पड़े उसे कहते हैं विहंगम दृश्य। और अक्सर आजकल लोग विहंगम का मीनिंग भूलते जा रहे हैं, इसलिए मैंने कहा, आपने टॉप एंगल कहा, तो अगर टॉप पे ले जाना है देश को तो विहंगम दृष्टि चाहिए। बिल्कुल। देश के लिए भी, समाज के लिए भी और इतिहास के। भारत की साक्षरता दर 60% और सोशल मीडिया आया और बूम आ गया। मोदी जी की 2/3 बहुमत, क्लियर मेजॉरिटी की सरकार, अब की 75% है, तो 2/3 बहुमत भाजपा का और एनडीए 400 पार। तो भारत की साक्षरता दर, मीडिया की स्वतंत्रता, लोगों को ज्यों ज्यों फैक्ट्स को सही रूप से समझने की क्षमता आती जा रही है, भाजपा उठती जा रही है। तो इसलिए मोदी जी आएंगे, इसमें कहीं कोई संशय की बात नहीं रखती। और देखिए, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि हमारा शो का नाम टॉप एंगल है, और सुधांशु जी से बेहतर कोई मुझे दिखता नहीं जो आपको इतना ऊपर ले जाकर ऐसी दृष्टि दिखाए कि आपको भारतीय राजनीति में जो हुआ है, देश में जो हुआ और देश में जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, वो इतना स्पष्ट नजर आने लगे। वैसे टॉप एंगल पे एक और बात कहूँ, आजकल की पीढ़ी सिर्फ अंग्रेजी पढ़ते पढ़ते कई बार इन शब्दों से भी मतलब अनभिज्ञ होती चली जा रही है। इसके लिए एक वर्ड यूज होता है हिंदी, संस्कृत और अन्य भारतीय भाषाओं में, विहंगम दृश्य। हाँ, तो विहंगम का अर्थ क्या होता है? कुछ कुछ इंग्लिश में आप समझिए बर्ड्स आई व्यू। बर्ड्स आई। विहंगम का अर्थ होता है, विहग मतलब होता है पक्षी, तो जो पक्षी की दृष्टि से टॉप से दिखाई पड़े उसे कहते हैं विहंगम दृश्य। और अक्सर आजकल लोग विहंगम का मीनिंग भूलते जा रहे हैं, इसलिए मैंने कहा, आपने टॉप एंगल कहा, तो अगर टॉप पे ले जाना है देश को तो विहंगम दृष्टि चाहिए। बिल्कुल। देश के लिए भी, समाज के लिए भी और इतिहास के लिए भी। बहुत शानदार। सुधांशु जी, आपको सुनने के लिए तो ऐसा लगता है 4-5 घंटे भी कम पड़ जाएंगे, लेकिन आपने इतना समय दिया चुनावों के बीच में, क्योंकि आपका बहुत व्यस्त कार्यक्रम चल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।